Hello students, let's go to start the next lecture of solid state. The next lecture is calculation of lattice point. ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? Calculations of lattice points. ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स का कैलकुलेशन क्या है? ठीक है, अब हम लोग किस में चेक करेंगे लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन क्या है? तो लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन हम चेक करने वाले हैं सिंपल क्यूब में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में, ठीक है, और एंड सेंटर्ड में, और एक पैकिंग आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले होते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उस पैकिंग में भी। अब उसको हम आगे लेकिन समझाएंगे कि पैकिंग में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि जितने लैटिस पॉइंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे है इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। अब देखिए ज़रा, जैसे सिंपल क्यूब हो गया, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, ठीक है, एंड सेंटर्ड हो गया, और हमारा HCP हो गया। अच्छा, जो फेस सेंटर्ड होता है उसी तरीके से एक CCP पैकिंग होती है। तो बेटा ये एक पैकिंग है, एक ये पैकिंग है। 3 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग होती है। 3 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग होती है। पैकिंग एफिशिएंसी जैसे हम लोग पढ़े थे, तो पैकिंग कितने तरह की होती है? तो 3 डायमेंशन में पैकिंग 2 तरह की होती है। एक को हम CCP कहते हैं जो FCC की तरह होता है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस की तरह होता है, और दूसरा HCP होता है, ठीक है। तो हम देखने वाले, अब सिंपल क्यूब में आप बताइए कितने लैटिस पॉइंट हो रहे थे? कितने लैटिस पॉइंट हो रहे थे? हम लोग सब कुछ पढ़ रखे हैं। कितने हो रहे थे? 8 कॉर्नर 8 कॉर्नर, बस 8 लैटिस पॉइंट। अच्छा, बॉडी सेंटर वाले में तो कॉर्नर वाला 8 और एक बॉडी के सेंटर वाला, कुल कितने हो गए? 9। अच्छा, फेस सेंटर में कॉर्नर के कितने? 8 और प्लस 6, 8 प्लस 6 कौन से? फेसेस वाले, ठीक है। तो 8 प्लस 6 कितने हो गए? 14, ठीक है। अच्छा, एंड सेंटर्ड में कॉर्नर के कितने? कॉर्नर के कितने? 8 और फिर 2 फेस के, तो 8 और प्लस 2 कितने हो गए? 10, ठीक है। अच्छा, HCP में कितने होते हैं? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको आप बस लिख दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। इन केस पूछा गया तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो 17 होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रहा कैलकुलेशन किसका? लैटिस पॉइंट का। सिंपल क्यूब में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 9 लैटिस पॉइंट होते हैं, फेस सेंटर्ड में 14 होते हैं, एंड सेंटर्ड में 10 होते हैं, और HCP में 17 होते हैं, ठीक है। ये हमारा लैटिस पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्या हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है कैलकुलेशंस। यहाँ आज हम थोड़ा कैलकुलेशन की ही बात कर रहे हैं, यानी सीधे क्वेश्चन जो आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा जो हमारा है वो कैलकुलेशन किसका? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। जो यूनिट सेल है उसमें कितना आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, यानी कैलकुलेट करके कितने एटम्स आ रहे हैं ये हम निकालने वाले हैं। ये हम इन तीनों का तो पहले भी निकाल चुके हैं, इनका तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। सिंपल क्यूब का निकाल चुके हैं, कितने एटम आता है, ठीक है। तो कितने एटम, जैसे कॉर्नर वाला है उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? तो 2 तरीके हमारे पास है। पहला तरीका होता है रट्टा मार लेने का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है सॉल्व करके मैथमेटिकल निकाल रहे हैं। देखो, कुछ भी हो आपसे सोल्यूशन नहीं पूछेगा, किसी भी कंपटीशन में सोल्यूशन नहीं पूछता। इनफैक्ट एकेडमिक में भी ये नहीं पूछेगा कि इसको सॉल्व करके बताइए कि 1/8 कैसे आ रहा है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चाहे आप उसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है, नहीं मेमोराइज कर पा रहे हैं उसको सॉल्व करके समझ लीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप उसको कैसे कर, जैसे आपको कंफर्ट फील हो रहा हो वैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, या सिंपल क्यूब नहीं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ये बात कर रहे हैं ना कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हम सीधे उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉर्नर्स का, ठीक है। जो कॉर्नर वाला होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, जो एट कॉर्नर पे जो है, ठीक है। तो अब सीधे रट्टा मार लेने का कितना होता है उसका कंट्रीब्यूशन? 1/8। ये तो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो ऐसे समझिए, हमने आपको समझाया भी था कि जो एक एटम हो रहा है वो टोटल कितने क्यूब को शेयर कर रहा है, कितने यूनिट सेल को शेयर कर रहा है? 8 को। 4 नीचे हो गए, कॉर्नर पे है तो 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, ठीक है। ये तो नीचे वाले 4 हो गए, तो आधा एटम को शेयर कर लिया, आधा भी ऊपर निकला है ना, तो जो आधा ऊपर निकला है उसमें भी 4 लोग शेयर कर लिए, यानी एक कॉर्नर वाला 8 को शेयर कर रहा है, 4 नीचे 4 ऊपर,
ठीक है, तो आधा नीचे। अब अगर हम हाफ कर दे रहे हैं एटम को, यानी ऊपर के 4 रूम हटा दिए, नीचे के 4 रूम रख रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा सर्किल का कितना हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हाफ एटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैलकुलेशन हम चाहे तो कर सकते हैं कि सिंस 360 डिग्री कैरी कितना एटम, हाफ एटम। ठीक है, तो जो 90 डिग्री है कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, यानी कितना एंगल बनाता है कॉर्नर वाला 90 डिग्री, तो वो कितना कैरी करेगा। ठीक है, तो 90 इंटू 1/2 अपॉन 360, ये अपने आप आ जाएगा 1/8। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड जरा देख रहे हैं कि अगर कोई फेस सेंटर पे है, ठीक है, अगर कोई फेस सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है। तो हमने बताया था कि सपोज करो एक फेस है, तो जो एक फेस होता है वो दो रूम को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, 2 रूम को जोड़ रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। ठीक है, यानी 2 यूनिट सेल के बीच एक फेस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर एक एटम फेस पे रखा है तो आधा एक क्यूब में होगा, आधा दूसरे में होगा। आधा जो एटम है वो किसी एक यूनिट सेल में होगा और हाफ एटम जो है वो किसी दूसरे यूनिट सेल में होगा। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/2। अब इसको समझने की जरूरत है, 360 डिग्री कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ। सिंपल है, कोई डाउट है। ठीक है, अच्छा थर्ड देख रहे हैं, एट बॉडी सेंटर। अगर कोई बॉडी के सेंटर पे है तो, अगर कोई बॉडी के सेंटर पे है तो आपको अच्छी तरह पता है कि बॉडी के सेंटर वाला सीधे सीधे बॉडी के अंदर होगा, सीधा का सीधा 1 हो गया। कोई बॉडी है, अभी यूनिट सेल के सीधे बीच में कोई रखा है तो पूरा का पूरा अंदर आ रहा है ना, उसका कोई कौन सा पार्ट आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है। कौन सा पार्ट, क्या पूरा पार्ट आ रहा है वो। क्लियर हो रही इतनी बात। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब जरा देख लेते हैं कि अगर कोई एज के सेंटर पे प्रेजेंट है, अगर कोई एज के सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। तो पहले ये सोचो ना कि अगर कोई एक एज है, ठीक है, एक कोई दीवार है अगर, ठीक है, मान लीजिए एक कोई एज है, कोई वॉल है, वॉल के साइड में कॉर्नर में एज होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक अगर ठीक है, तो ये हुआ ना एज, एज तो ये हो गया। अब अगर इसके कोई बीच में रखा हो, ठीक है, तो आप लोग बताइए इसको कितने शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई तो एक इसके आगे, एक क्यूब ये हो गया, ये ले रहा है, इसके आगे वाला ले रहा है, तो आधा आधा मिलके 2 ले लिए, और 2 इसके ऊपर भी तो 2 रखे जाएंगे। ठीक है, एक रूम मान लीजिए ये है, यहाँ एच पे रखा है, तो इससे अटैच एक रूम ये हो गया, और एक रूम इसके ऊपर हो गया यहाँ से, और एक रूम इसके ऊपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो एज पे रखा है वो टोटल 4 को शेयर कर रहा है। 2 रूम अगर ऊपर का हटा दीजिए, ठीक है, 2 रूम अगर काट के ऊपर का हटा दें तो हाफ एटम हट गया और नीचे का हाफ एटम बच गया। ठीक है, यानी 2 रूम मिलके हाफ एटम को शेयर कर रहे हैं, यानी 360 डिग्री हाफ एटम को शेयर कर रहे हैं। अब सोचो जरा कि एक एज पे अंदर कितना एंगल बनेगा। सीधा एज है, कितना एंगल बनता है 180 का, 180 का ना। ठीक है, यानी अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्थ हमारा कैलकुलेशन है एट एज सेंटर। अगर कोई एज सेंटर पे है, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो 360 डिग्री है ये कैरी करेगा कितना एटम, हाफ एटम कैरी करेगा, यही तो कैरी कर रहा है। वैसे यहाँ ये रट्टा मार के रखना है कि 1/4 आएगा, आप सीधे याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो दूसरा तरीका हमारे पास है ना, तो 180 डिग्री। देखो एक चीज़ बता दें, कोई चीज़ हवा में नहीं आती है, कोई चीज़ हवा में नहीं आती है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। बस ये बात अलग है कि हम हर चीज़ का कैलकुलेशन नहीं करते बार बार, क्योंकि हमको बार बार पूछा नहीं जाना है, हमने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, हमने एग्ज़ाम देना है। जब हमको पीएचडी करनी होगी तब हम इतना ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, जब हमने पीएचडी नहीं करना, हमने एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं। सिलेबस से पता चलता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि कितना पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जब ये हमको पता हो जाता है तो हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। वो चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, वो बोर्ड हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, और ऑलमोस्ट 40%, 30 to 40% क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड के हों, नीट के हों, किसी के भी हों, रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 180 डिग्री कहाँ से आएगा, अपॉन 360, ये आ गया 2, दिस इज 1/4, ये कंट्रीब्यूशन आ रहा। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आ रहा। ठीक है,
इतनी चीज़ समझ में बन रही है? ठीक है, इतनी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन तो है, थोड़ी सी इमेजिनेशन तो है। हम एक लास्ट में कोशिश करेंगे कि एक मॉडल के तौर पे आपको समझाएं, कुछ मॉडल्स लेके हम समझाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक चैप्टर को काफ़ी डिले हो गया है, ये थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर हम इसको समझाएंगे कि हो सकता है कुछ ऐसा मॉडल यूज़ करें, ठीक है, जिसके थ्रू हम समझा सकें और बेहतर इसको इमेजिन करा सकें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो 5 वाला पॉइंट है, ठीक है, ये तब है जब किसी हेक्सागन के कॉर्नर पे हो, कॉर्नर ऑफ हेक्सागन। ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, इस तरह से मिलके हेक्सागन बन गया। अरे वो टच कर रहा नहीं कर रहा, इतना फोकस लेके नहीं चलना है, इसलिए नहीं चलना है क्योंकि हम यहाँ मेजरमेंट लेके ये लेंथ बराबर नहीं किए हैं, हालांकि इक्वल होता है। ठीक है, इतना हमको समझना कुछ और है, तो जब कोई चीज़ और समझनी होती है तो इससे मायने नहीं रखता। ठीक है, कि कैसा हम डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितनी है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे एंगल कितनी है, तो ये कितना है बेटा 120 डिग्री। एंगल कितनी है 120 डिग्री। ठीक है, तो फिर वही चीज़ बात आ रही है कि जब हमने हेक्सागन के कॉर्नर पे सजाया होगा, ठीक है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 5 6, ठीक है, इसके सेंटर को मिलाए होंगे तो हेक्सागन बनाओ। अब अगर हम इसको सबको काट देते हैं तो आधा एटम निकल गया कि नहीं निकल गया, हाफ एटम, क्योंकि जब यूनिट से लेंगे तो पूरा एटम तो लेंगे नहीं, इसको तो कट करेंगे, ये इसके ऊपर वाले हिस्से में आ जाएगा और आधा नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा। फिर ये यूनिट सेल इस तरह से नीचे बनेगा, ऊपर एक यूनिट सेल बनेगा, तो हाफ एटम दूसरे वाले में जाएगा और हाफ एटम नीचे वाले में जाएगा। दो इस तरह से ऊपर नीचे अगर यूनिट सेल बन रहा है। ठीक है, तो जो नीचे वाला यूनिट सेल बन रहा है, जो नीचे वाला यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है, उसमें तो हाफ एटम है तो कितना सर्किल ले रहा है 360 डिग्री। फिर वही कहानी आ गई कि सिंस 360 डिग्री कैरी, क्या कैरी कर रहा है बेटा, हाफ एटम। क्या कैरी कर रहा है, हाफ एटम। ठीक है, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 है ना, तो ये कितना आ रहा है अंदर में, तो 120 डिग्री कैरी क्या हो जाएगा बेटा 120 अपॉन ये कितना हो गया 3, दिस इज 1/6। तो रट्टा मार के रखना है बेटा 1/6 का। तो ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अगर ये फेस पे यहाँ किसी को रखें तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, सीधे हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। तो टोटल 5 टाइप्स के हमने आपको प्लेसेस बताए जहाँ पे एटम को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेक्सागन मतलब भी आगे आएगा, जब पैकिंग हम पढ़ेंगे तो वहाँ आगे आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस पर हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो ज़रा देखते हैं। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यह डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो जरा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। देखो दे दिया है कि सिल्वर है वो एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, इफ एज लेंथ ऑफ सेल इज, एज लेंथ दे रखा है बेटा ए कितना दे रखा है 4.07 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। एंड डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी भी दे रखा है। डेंसिटी कितना दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ये यूनिट बिल्कुल मैच कर रही है, यानी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिल्वर कह भी दिया है। तो अब देखो जरा सिंपली हमको करना क्या है, डेंसिटी वाले फॉर्मूले में देखो जरा Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, यही तो बात आ रही है। हमसे क्या पूछा है, ये पूछ रहा है।
हमसे यही पूछा है, ये दिया गया है, ये मालूम है, ये सब पता है हमको, सब पता है, ठीक है। कैसे पता है? z की वैल्यू क्या पता है, तो कह रहा है ना कि FCC है, कह तो रहा है FCC। अब FCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, फेस वाली बात कर रहा है, z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ से अगर हमको मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा, d इंटू ए क्यूब इंटू NA अपॉन z, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी दी है, 10.5 इंटू ए कितना हमारे पास है, 4.07 इंटू 10 के पावर -8, इसका क्यूब कर लेंगे, 6.022 10 के पावर 23 कर लेंगे, अपॉन 4 कर लेंगे। अब भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, हम कॉन्सेप्ट्स बताते जा रहे हैं, कैलकुलेशन तो आपने करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि मास कितना है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब देखो जरा, यूनिट क्या रखेंगे मास की, NA से आप डिवाइड किए हो, इसका मतलब अब जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, AMU में आएगी यूनिट इसकी, ठीक है, AMU में आएगी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा था, 106.6 AMU या U, जो इच्छा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बेटा क्वेश्चन में बोला था सिल्वर है, ये क्वेश्चन में क्या बोला था, सिल्वर। आप यहाँ एक टेक्निक लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, टेक्निक ये लगा सकते हैं कि अगर आपको सिल्वर का एटॉमिक मास पता है तो आंसर आपको पहले ही पता चल गया कि कितना आएगा। तो सिल्वर का 108 होता है, 108 होता है, ठीक है। तो यानी क्लोज ही आएगा उसके, ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो 108 के इर्द गिर्द ही आना है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये हिस्सा डायरेक्ट लिखा, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे 107.89, मतलब ऐसा लिखिए कि एग्जैक्ट ना लिखिए। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो BP मेज़र करता है, एक वहाँ बैठा रहता है अटेंडेंट जो BP मेज़र करता है, वो क्या करता है, स्टैंडर्ड उठा के लिख देता है। तो स्टैंडर्ड थोड़ी ना आता है, अगर कोई पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर स्टैंडर्ड आएगा, जो बुक में लिख के आता है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसने मालूम है कि हाँ इतना ही होता है, उठा के लिख देना। वही कहानी आपको यहाँ करनी है, नौसिखिए डॉक्टर की तरह ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नायोबियम का सिंबल होता है बेटा NB। अब तुम लोग प्रेशर में आ गए, कोई प्रेशर में नहीं आना बेटा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट दे रहा है जिसमें उसका एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा तो मास दे के पूछेगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना हमने। तो नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड, ये क्या है, BCC बोल रहा है, ठीक है। चलो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखा है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस पूछा है, यानी R पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इट्स एटॉमिक मास, देखो इसका एटॉमिक मास दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक मास दे रखा है, और एटॉमिक मास कितना दिया है, 93U, ये दे रखा है। फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सॉल्व हो गया, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ठीक है। फिर देखो जरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई, फिर भाई डेंसिटी वाला। अब देखो यहाँ पे R निकालना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट जो हमने आपको बताया था शॉर्टकट, ठीक है, दो तरीके हैं आपके पास, Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA, ये करो। या हमने आपको BCC के लिए एक साफ सी बात बताई थी कि सीधी सीधी बात क्या करनी है हमको करनी है कि 2.7 इंटू 10 के पावर -25 M अपॉन R क्यूब, डायरेक्ट ये यूज़ कर लो, डायरेक्ट यूज़ करिए, ठीक है। तो अप्रॉक्स आंसर आपका आएगा जो गलत नहीं होगा। अप्रॉक्स इसलिए होता है क्योंकि 2.69 होता है, ठीक है, वो वैल्यू आती है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, 7 सीधे लिखे हैं। तो अब यहाँ डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, पहले R क्यूब निकाल लेंगे, फिर हम R निकालेंगे। तो 2.7 इंटू 10 के पावर -25 इंटू कितना दिया है, 93 अपॉन, ठीक है, अपॉन डेंसिटी कितना दिया है, 8.55, ठीक है। तो इससे हमारा R क्यूब निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, R निकालेंगे, इसका रूट ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो R क्यूब जो आएगा वो 29.37 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, ये R क्यूब की वैल्यू। अब R निकाल लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, ठीक है, रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 14.3 इंटू 10 पावर -9,
ठीक है, 14.3 10 पावर माइनस 9 सेंटीमीटर, 14.3 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम इसको 0.143 इंटू 10 के पावर माइनस 9 की जगह पे क्या कर लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट और इधर लाए हैं अगर 2 डिजिट और, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी ना। कितना हो जाएगा इसकी जगह पे, 7 हो जाएगा। देख लो जरा, वैल्यू घटाए हैं, ठीक है। या एक काम कर रहा ना, हम सेंटीमीटर में क्यों करें, चलो इतना सेंटीमीटर हो गया। अब इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आंसर हो सकता है किसी और लैंग्वेज में दिया रहे। तो अगर मीटर करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया। और -9 10 के पावर -9 मीटर को क्या कहते हैं हम, नैनोमीटर। यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 143 nm, ये आ जाएगा आर की वैल्यू। समझ में आ गया, ठीक है, 143 nm। तो हो सकता है आपको ऐसे आंसर दिया रहे अगर ऑब्जेक्टिव आया, या नहीं अगर ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। 2 में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको कन्वर्जन कर दिया। वैसे आपका आंसर यहीं सही था, यहीं ख़त्म हो गया कहानी बस, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछा यूनिट किस में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, ठीक है। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एन एलिमेंट हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर। बेटा बीसीसी पहले बोल दिया, ठीक है। बीसीसी कह रहा है एलिमेंट कोई है वो बीसीसी स्ट्रक्चर रख रहा है, ठीक है। उसका एज लेंथ दे रखा है, हैविंग एज लेंथ 288 पिकोमीटर, ठीक है, 288 पिकोमीटर दे रखा है। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज, अच्छा डेंसिटी भी दे रखा है बेटा, डेंसिटी कितना दे रखा है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फंस गया मामला, यहाँ लेंथ पिकोमीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको क्या करोगे, चेंज कर लोगे। 288 इंटू 10 के पावर -12 मीटर। अब सेंटीमीटर में ले आओ तो क्या हो जाएगा, 288 इंटू 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और क्या करोगे, ठीक है। इतना हो गया। कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 208 ग्राम। यहाँ पे बेटा एक मास दे रखा है 208 ग्राम। इसमें पूछा है कितने एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यूनिट सेल निकाल लें, ठीक है, तो बीसीसी में मालूम है कि एक अगर यूनिट सेल है, ठीक है, एक अगर यूनिट सेल है, या वैसे भी हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके हमारे पास है, 2-3 तरीके कैलकुलेट करने के हैं, ठीक है, कई तरीके हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स आपने बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे बताने वाले हो, सबसे पहले क्या करोगे, एक यूनिट सेल निकाल लो। हमको ये मालूम है कि एक अगर यूनिट सेल आ गया तो कितने एटम होते हैं बीसीसी में, 2 एटम होते हैं। तो जितने आएंगे उसका डबल कर लेंगे, जितना यूनिट सेल आएगा उतना डबल हो जाएगा। बात समझ आ गया। और मास तो हमको मालूम ही रहेगा, मास तो हम निकाल लेंगे अभी। अब ये मास निकाल लेंगे तो मास से हमको ये पता चल जाएगा कि कितने मास में कितने एटम आ रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा 2-3 कैलकुलेशन है तो स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज लेंथ एक दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, एज लेंथ दे रखा है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, ये इतना जो मास दिया है, ठीक है, अगर मैं डेंसिटी इक्वल टू देखूँ तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास ओवर वॉल्यूम होता है ना।
मास और वॉल्यूम होता है। अब एक चीज़ देखो जरा, ए हमको दिया है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और ये मास दिया है तो इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। देखो जरा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। कितना मास दे रखा है, कितना मास, या यहाँ से हम क्या करें, वॉल्यूम निकालने की इतना जो मास रखेगा वो वॉल्यूम कितना रखेगा बटा डेंसिटी तो सेम होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। तो मास कितना दिया है 208, डेंसिटी कितना दे रखा है 7.2, बेटा ये कितना क्या आ जाएगा, ये एक वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये 28.89 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया कि जो इतना मास रख रहा है कोई एलिमेंट, वो इतना वॉल्यूम रख रहा है। बात समझ आ गया। दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब एक एटम के अगर वॉल्यूम से मैं टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ एटम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ एटम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, ठीक है। ये है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे ए है, तो अगर मैं निकाल लूँ कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, 288 इंटू 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, इसका क्यूब हो गया, ठीक है। ये सीधे निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकल के आ रहा है, 2.39 इंटू 10 के पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये बटा निकल गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पूरी बात अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब समझो जरा, टोटल वॉल्यूम हमको मालूम है, हमारे पास एक मास था, उस मास से मैंने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। तो एक दीवार है, पूछा जा रहा है उसमें कितनी ईंटें लगी हैं, कितनी ईंटें लगी हैं, ठीक है। तो ईंटें नहीं पूछा गया है, वो ईंट जितने एटम से मिल के बना है वो टोटल एटम पूछा जा रहा है कि अगर 208 ग्राम है तो उसमें टोटल कितने एटम होंगे। तो हमको मालूम है कि बॉडी सेंटर्ड है, एक ईंट में 2 एटम हैं, 1 यूनिट सेल 2 एटम, 2 एटम को कैरी कर रहा है। तो अगर मैं यूनिट सेल निकाल लूँ तो उसका डबल कर लूँगा, नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। अब यूनिट सेल यानी ब्रिक, ईंट कैसे निकालें, पूरे दीवार के वॉल्यूम को अगर एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। पूरे दीवार के वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल जाएंगे, और उसी का डबल कर देंगे, निकल गया नंबर ऑफ एटम, क्योंकि बीसीसी में 1 यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लें, ठीक है। ये क्या देगा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, या 1 यूनिट सेल, ऐसे समझ लो। तो टोटल वॉल्यूम कितना निकल गया था, 28.89 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल 2.39 10 के पावर -23, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, इससे निकल के आ जाएगा कि टोटल कितने यूनिट सेल हैं, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट सेल आ रहे हैं, टोटल यूनिट सेल आ रहे हैं 12.08 इंटू 10 के पावर 23। ये इतने यूनिट सेल हो गए, बस सिंपल हो गया ना। इसी का डबल कर लें, सिंस बीसीसी यूनिट सेल कैरी 2 एटम्स, ठीक है। तो बीसीसी का 1 यूनिट सेल 2 एटम कैरी कर रहा है, तो इतना यूनिट सेल कितना कैरी करेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल गए। तो नंबर ऑफ एटम 2 इंटू 12.08 इंटू 10 के पावर 23, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको कहा था नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करेंगे, हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले हमको एक मास दिया था, इस मास में पूछा था कितने एटम होंगे किसी एलिमेंट के, जिसका एज लेंथ ये है, डेंसिटी ये है। हमने क्या किया हमने पहले निकाल लिया कि इतने मास में टोटल कितने यूनिट सेल होंगे, इसलिए निकाल लिया क्योंकि बीसी से हमको मालूम था 1 यूनिट सेल 2 एटम कैरी कर रहा है। तो ये टोटल मास को हमने डेंसिटी से रिलेट करके वॉल्यूम निकाल लिया कि टोटल वॉल्यूम कितना आया, इसलिए क्योंकि ए से हम 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम को 1 यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल,
और हमको मालूम है कि BCC में 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर ऑफ एटम निकल गया। यही FCC होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ एटम निकल जाता। यही सिंपल क्यूब होता तो जितना यूनिट सेल आता उतना ही एटम आ जाता। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ये वैरायटी बदल रही है बार बार, देखिएगा। इफ़ इन द क्यूबिक सिस्टम A एट कॉर्नर एंड B एट ऑल फेसेस, कोई क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें A कहाँ है, एट कॉर्नर्स, ठीक है, और B कहाँ है, एट ऑल फेसेस, सभी फेस पे है। ठीक है, फाइंड आउट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। बेटा इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, A सभी कॉर्नर पे है, तो बेटा अगर A सारे कॉर्नर पे है तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1/8 का कंट्रीब्यूशन करेगा, टोटल 8 हो गए, ये हो गया 1। अगर फेस पे है तो फेस पे हाफ का कंट्रीब्यूशन करेगा, 6 फेस होते हैं, ये है 3, तो क्या फार्मूला हो गया, AB3। सिंपल फार्मूला क्या हो गया, AB3। ठीक है, AB3। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है if one A atom is removed from corner। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A को मैं एक कॉर्नर से हटा दूं, तो अगर एक कॉर्नर से हटा दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई। अब टोटल 7 कॉर्नर है, लेकिन जितने कॉर्नर होंगे कंट्रीब्यूशन तो 1/8 का होगा ना, तो ये कितना हो गया, 7/8 हो गया। ठीक है, देन फाइंड आउट फार्मूला। अच्छा, B कहाँ रहेगा, B तो उतना ही रहेगा ना, B तो 3 ही रहेगा, तो अब फार्मूला क्या हो गया, A 7/8 B3। अब 8 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो A7 B 24, 8 3 जा 24। बात समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख के छोड़ेंगे तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है आपको ऐसा मिलेगा बस। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता ना कि जिसे डेसिमल लगा के लिखें या फ्रैक्शन में लिखें एटम, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, 1.5 एटम इन्वॉल्व हो रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये सही है, 7 है, 24 है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें क्या कर रहा है, इफ 1 B एटम इज रिमूव फ्रॉम 1 फेस। ठीक है, तो A तो उतना ही है, तो A तो 1 है। हाँ, B का कंट्रीब्यूशन कितना था, हाफ, कितना, 6 की जगह पे अब 5 हो गया, दिस इज 5/2। ठीक है, तो कह रहा है कि अब आप फॉर्मूला बताइए, तो क्या हो जाएगा, AB 5/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, A2B 5। ठीक है, A2B 5, इतना समझ में आ गया, आसान सा है, कोई टेंशन नहीं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए, थोड़ा सा वैरायटी इसका और हल्का सा अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, ज़्यादा हमने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से ही बना सकते हैं। इसी में दोनों से मान लो 1 हटा दिया तो क्या होगा, दोनों से 1 हटा दो आप। ठीक है, यहाँ से भी 1 कम कर लो, यहाँ से भी 1 कम कर लो, तब क्या हो गया, 1 एटम दोनों से रिमूव कर लिया, या 2 अपोजिट फेस का रिमूव कर लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, कह रहा है अ सॉलिड हैज स्ट्रक्चर इन विच N M एंड O इतने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एटम्स आर अरेंज एज फॉलोज। ठीक है, N कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, ऑल कॉर्नर्स। ठीक है, M कहाँ है, नहीं, N जो है वो सेंटर पे है। ठीक है, M है ये कॉर्नर्स पे है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये O एटम जो है वो एज पे है, O कहाँ पे है, एज पे, एज सेंटर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह का लैटिस है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लैटिस इज दिस,
किस तरह का ये लैटिस है, मतलब इसका फॉर्मूला आपने बताना है। तो बेटा अगर m सेंटर पे है तो सीधा का सीधा 1 हो गया ना, n सेंटर पे है तो जो सेंटर के बॉडी के सेंटर की बात कर रहा है तो बॉडी के सेंटर पे है तो पूरा का पूरा अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो 1/8 इंटू 8 पूरा का पूरा ये भी 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। अब एज सेंटर पे मैंने अभी कहा था एज वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है, अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए हमने समझाया था। और टोटल कितने एज होते हैं क्यूब में, कितने एज होते हैं एक क्यूब में, कितने एज होते हैं, काउंट कर लेंगे। जितनी देर हम चुप है ना उतनी देर आप काउंट कर लीजिएगा, या हमको रोक के पहले काउंट कर लीजिएगा फिर लिखिएगा। टोटल कितने होते हैं 12, तो ये हो गया 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया NMO3, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द सिंपल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, ये सिंपल चाहिए तो ये तो फार्मूला बता दिए। अच्छा कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लैटिस दिस, किस तरह का ये लैटिस है, किस तरह का लैटिस है। तो बेटा कॉर्नर पे है, यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है, एज पे हैं, तो क्यूबिक ही तो लैटिस है, बात समझा गया, एक क्यूबिक लैटिस ही तो है ये, ठीक है। तो बेटा इतना समझ में आ गया। देखो हमने इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आपके बुक में दिए होंगे, ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, जो डाउट होगा वो हमारे से क्वेश्चन पे हमसे पूछ लेंगे आप, ठीक है। आप फ़ोन करके पूछेंगे या कमेंट कर लेंगे इस पर, जैसे भी करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, वो हम सारा नोट कर रहे हैं, ठीक है, हम सारा कुछ कर रहे हैं। हम सब एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, थोड़े कुछ और डाउट्स भी कलेक्ट हो जाए कि एक वीडियो मैं बना सकूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ डाउट कलेक्ट हो जाए चैप्टर के, ठीक है, फिर मैं इकट्ठा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे सॉल्यूशंस, सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है, वो चाहे मॉडल से चाहे जैसे भी क्लियर किए जाएंगे। ओके, ठीक है, तो आज इतना ही।